महीन सलार इस वक्त अपने कमरे में बैठी फाइलों में सर दिए बेतहाशा हैरान नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द कई फाइलें बिखरी हुई थी जिन्हें पढ़ते पढ़ते उसे कई घंटे गुजर गए थे। उनके ऊपर जिली हरूफ में हमदानी फैमिली की इंक्वायरी रिपोर्ट्स लिखा हुआ था। उसे बार बार अपनी आंखें चिपक कर उन फाइल्स को दिखा। ये सच नहीं हो सकता। उसे बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा और गहरी सांस पड़ी। उसका जहन माउफ होने लगा, सर चकराने लगा। उसने अपने चकराते हुए सर को थामने की कोशिश की और पास रखा पानी का गिलास उठाकर घाटाघाट पी गई। मुझे सर से बात करनी चाहिए। इन फाइलों में बेशुमार करप्शन के केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग और गवाह को खामोश कराने के साथ साथ कत्ल के भी बहुत केसेस दर्ज है। ये सच कैसे हो सकता है? उससे खुद से एक बार फिर सवाल किया। वो हमदानी खानदान जिसका इस पूरे मुल्क में चर्चा था, ये कौन उस खानदान को अपना मोहसिन, अपना सरमाया समझती थी, वो किस कदर शफाक था, इस बात का पता से इन मोटी मोटी फाइलों में बंद केसेस को पढ़कर हुआ था। वो फौरन से अपनी जगह से खड़ी हुई, फाइलों के अंबार को अपने सीने से लगाया, दुपट्टा दुरुस्त करते कॉरिडोर से गुजरकर अपने बॉस के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। सब एक तार अपने धड़कते हुए दिल को थामा और दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। वो अंदर दाखिल हुई तो इख्तियार खान उसे देखकर मुस्कुराए थे। पढ़ ली तुमने फाइल्स? उनके चेहरे से देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया। जी सर। उसने फाइल वहीं रखी और कुर्सी खींचकर बैठ गई। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सारे केसेस हमदानी फैमिली के खिलाफ है। क्या फाइल सच है, या वो सच चेहरा सच है जो हमें रोज टीवी पर दिखाई देता है, जो तकरीरों में हमें टीवी पर सुनाई देती है? मेरा तो जहन मौफ हो गया। नहीम के लिए अब भी गोया यकीन करना मुश्किल था। बिल्कुल। बॉस कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और शेल्फ के पास इशारा किया। ये जो दो देख रही हो ना, ये सारी फाइल्स भी उन्हीं के खानदान के खिलाफ है। मैंने बहुत मुश्किल से सबूत इकट्ठे किए हैं और मुझे मजीद सबूत इकट्ठे करवाने हैं। ये सब कुछ नाकाफी है। साबित तो करते हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ खामोश करवा दिया जाएगा। हमें ऐसे गवाह चाहिए जो बिल्कुल बेखौफ हो, न डर हो और किसी से न डरे। महीन ने उनकी बात पर तो कम ही तवज्जो दी। अलबत्ता मुंह खोले हैरत से उस शेल्फ में सजी सारी फाइलों को देखने लगी। सर, इतने केसेस! ये शख्स तो हर वक्त अपने लेक्चर में अखलाकियात का सबक देता है, लोगों के दिलों को जीतता है, मजहब काट खेलता है, लेकिन ये हकीकत में इस कदर डरावना और बदहीबत है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। महीन ने भीगकर अपने सर को अपने हाथों में थामा। इख्तियार खान मुस्कुराए। महीन बेटा, यहाँ दुनिया में हर शख्स ने अपने चेहरे पर एक मास्क सजाया हुआ है और हमें उस मास्क को उतार कर उस सिस्टम को दिखाना है, उस सिस्टम जो भी बिल्कुल बरहना हो चुका है। इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना चाहे देनी पड़े, क्योंकि ये कौम उन्हें मोहसिन समझती है और हमें हमारी कौम की सोच भी बदलनी है। क्या तुम इस मामले में मेरा साथ दोगी? क्योंकि हक और सच का साथ देना भी हमारे इदारे की असल कामयाबी और मकसद है। इख्तियार खान ने बेख्तियार उससे ऐसे काम की हामी भरवाने की कोशिश की थी जो महीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे चलने भी सोचा और फिर धीमी लहजे में मुस्कुराई। सर, मैं इन केसेस को सरेआम ले आऊंगी। मुझे आपकी भरपूर मदद करूंगी मैं, और मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगी, वरना इस मास भी से हम भी चुप जाएंगे, हमारी शनाख्त भी मर जाएगी। सहाफत इसी का नाम है और मैं इसके लिए हमेशा खुद को पेश रखूंगी। उसने गहरी सांस भर के फाइलों को दोबारा अपने सीने से लगाया और एक अज़्म के साथ खड़ी हुई। हालांकि उसके अंदर खौफ कुंडली मारे बैठा था, पर अब उस खौफ को शिकस्त देनी थी और इस मुल्क के नामूर सियासी खानदान के चेहरे से नकाब उतारकर पूरी दुनिया के सामने लाना था। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। महीने एक आग के दरिया में कूदने का फैसला किया था। एयरपोर्ट के लॉन्ज पे बहुत से लोग अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक शाहजेब हमदानी भी था। हवाई अड्डे के शीशे के दरवाजे खुले तो वो अपना सामान धकेलता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने गिर्द गिर्द अपनों की तलाश में नजरें दौड़ाई, लेकिन मायूस हुआ। सामने ड्राइवर सलार अंकल उसके नाम की तख्ती लिए खड़ा उसका मुंतजिर थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ा और ट्रॉली उसकी तरफ धकेली। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। दादाजान नहीं आए? उसे बेसाख्ता पूछा। नहीं, उन्हें एक पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, बस इसी वजह से उन्होंने मुझे भेज दिया। शाहजेब हल्का सा मुस्कुराया। ये दादाजान भी ना कभी अपनी सियासी मसरूफात को पसे पुष्ट नहीं डालते। खैर, चलो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो ड्राइवर की हमरा गाड़ी की तरफ बढ़ा। स्याह चमचमाती हुई गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी।
जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। उससे जैसे ही पीछे सीट का दरवाजा खुला तो अगले ही पल बेतहाशा हैरान हुआ। दानियाल, समीर, तुम दोनों? उसके चेहरे पर छाई उदासी एक लम्हे के लिए रोशनी में बदल गई। वेलकम बैक ब्रो, कैसे हो तुम? समीर और दानियाल ने बारी बारी बाहर निकलकर उसे गले से लगाया। मुझे तो लगा था कि ये रास्ता भी इंतहाई बोरिंग सा होने वाला है, बिल्कुल अकेला सा फील हो रहा था, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे हैरानी कर दिया। और हद से ज्यादा खिलखिलाते हुए उनके साथ ही पीछे बैठ गया। बातें करते हुए कैफे में आकर रुक गए थे। उन्होंने शाहजेब की पसंद के सैंडविचेस ऑर्डर किए थे। वो जब पाकिस्तान होता था तो ये तीनों अक्सर उस कैफे में आते थे। आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। कमाल है, जायका अब भी वैसा ही है। शाहजेब ने सैंडविच को कुतरते हुए अपनी दोस्तों की तरफ देखकर कहा, वैसे ब्रो, अब तुम्हारा क्या ख्याल है, सियासत में रहोगे या फिर अपना बिजनेस शुरू करोगे? दानियल ने जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मैंने सोच लिया है कि मैं एक अलग जिंदगी बसर करूंगा, सियासत से कतन दूर, अपना बिजनेस शुरू करूंगा और अपनी पसंद की शादी। बस यही जिंदगी है और इससे अच्छे से एंजॉय करूंगा। शाहजेब ने कॉफी की घूंट भरते हुए धीरे धीरे उन्हें अपना प्लान समझाया। दानियल ने उसकी तायीद की, लेकिन समीर हंस पड़ा। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल हो गए हो। शाहजेब ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरा भाई पाकिस्तान आकर तुम पर शादी के लिए फैमिली की तरफ से प्रेशर ना हो और अपने आबाओ अजदाद की सियासत संभालने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल ना किया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। शाहजेब ने अपने कॉलर खड़े किए थे। मेरे दादा बेशक सियासत में है, लेकिन वो एक रोशन ख्यालदाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे और मैं अपनी एक अलग जिंदगी जीऊंगा। तुम देख लेना समीर। समीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। उम्मीद तो यही है, अगर ऐसा ही हो, लेकिन आसार कुछ दिखाई नहीं दे रहे। दानियल ने हंसते हुए उसके हाथ पर ताली बजाई। शाहजेब भी मुस्कुरा दिया। वो तीनों अपने अपने मुस्तकबिल के मंसूबे सामने रख रहे थे, जबकि वहां से कोसों दूर शहर में मौजूद एक बड़ी सी हवेली के अंदर दादाजान सोफे पर बैठे बेचैनी से बार बार घड़ी को देखते उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गया ये? उन्होंने फोन उठाकर उसको कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद जा रहा था। लापरवाही की हद है। उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वह पार्टी कॉन्फ्रेंस से वापस आया और ये नवाब साहब अभी तक एयरपोर्ट पर ही फंसा हुआ है। वो गुस्से में यहाँ से वहां टहलने लगे। फूफो ने भी सख्त उन्हें देखा। अबू, थोड़ा सब्र तो करें, वो आता ही होगा। आपका लाडला जो है अब इंतजार तो करवाएगा ना? फूफो की बात सुनकर दादाजान मुस्कुराए और फिर एक गहरी सांस भरकर पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठ गई। तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो आए तो मैं उससे सारे अरमान पूरे करूंगा। उसे कहूंगा कि अब तुम्हारे दादा से ये पार्टी के काम नहीं होते। करे वो करे और तुमसे आकर उन्हें संभालो। सियासत में एक बड़ा नाम बनेगा, तुम लिख के रख लो। हमारी सियासी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाएगा। पप्पू ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। लेकिन नाना जान, अगर उसके मंसूबे कुछ और ही हो तो? हुब्बू के बड़े बेटे हैदर ने कहा तो दादा जहां से हमदानी ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। शाहजेब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। उसके अलावा उसके पास और किसी चीज की गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने मोहब्बत से तमाम लोगों को समझा दिया था कि आज भी घर में उनकी हैसियत क्या है और उनके हुक्म के बगैर इस घर में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि दूर कैफे में बैठा शाहजेब अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बुन रहा था, ये जाने बगैर के दादा जान की ख्वाहिशात, घर की रवायात और इसके मंसूबे आपस में टकराने वाले हैं और एक तूफान खड़ा होने वाला है जिसमें वो दोनों नावाकिफ थे। न्यूज रूम में मुकम्मल तौर पर खामोशी फैली हुई थी। कैमरे ऑन हो चुके थे। न्यूज रिपोर्टर ने एक लम्हे के लिए कागज पर मौजूद बुलेटिन को पढ़ने की कोशिश की और आंखें फैल गई। फिर उसने कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, आखिर वो न्यूज़ पढ़ ही ली जो महीने से फराम की थी। बासर हमदानी खानदान पर संगीन इल्जामात की बारिश, गैर कानूनी लेन देन के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। ये खबर मिलते पूरे न्यूज रूम में सरगोशियां सुनाई देने लगी। महीन ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराई थी, लेकिन जल्दी उसकी मुस्कुराहट मासूम हो गई। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने एक नज़र मोबाइल पर डाली। नंबर अनजान था। उसे कपकपाते हाथों से मोबाइल कान से लगाया। तुमने हाथ पार कर दिया है, अब इसका संगीन नतीजा भुगतना होगा। वहीं ने ठटक कर फोन कान से हटाया, फिर बेखौफ लहजे में बोली, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। सच सामने आकर रहेगा। सच कभी छुप नहीं सकता।
दूसरी तरफ से कॉल बंद हो गई और उसका दिल बेख्तियार धड़का। अपने धड़कते हुए दिल को मामूल पर लाने के लिए उसने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर सामने नजर उठाकर देखा तो बॉस की तरह बड़े थे। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वहीन ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशाना बिल्कुल तीर पर जाकर लगा। धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई है। ये सुनकर बॉस मुस्कुराए। मुझे तुम पर फख्र है माही। अगर कोई और होता तो कब का पीछे हट जाता, जबकि तुम उन्हीं के घर में रहते हुए उन्हीं पर वार कर रही हो। ये मेरी नाकाबिले तहसीन है, बहुत जबरदस्त। उन्होंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा तो वहीन मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन नहीं जानती थी कि घर चाहते एक नाकाबिले तसव्वुर सरप्राइज उसके लिए मौजूद होगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमदानी फैमिली के लात कमरे में बड़ी सी सोफे पर दादा जान बैठे हुए थे। सामने स्क्रीन पर न्यूज़ बुलेटिन की वही पट्टी चल रही थी, जिसे सुनने के बाद दादा के चेहरे पर बेदाग रख्त तासुरात उभरे। जहाँ से हमदानी का रवां दवा गुस्से से भर गया था। उन्होंने देखते और अपने पुराने मुलाजिम को आवाज़ दी, जो उनका इंतहाई खास मुलाजिम था, जिन्हें उसके उनके हर राज के बारे में मालूम था। सफदर। आवाज़ सुनकर वो फौरन से दौड़ता हुआ उनके कदमों में आकर बैठ गया। ये सब क्या है? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये सब होने वाला है? तुमने मुझे कानो कान खबर तक ना होने दी। कौन है इन सब के पीछे? वो चिल्लाए तो हवेली के दीवार दीवार हिल गए। उन्हें जो सदमा पहुंचा था वो तो अलग था, लेकिन सफदर की खामोशी ने उनके गुस्से को चार चांद लगा दिए। बाबा साईं, बाबा साईं, मुझे माफ कर दे। मैंने उस लड़की को धमकी भी दी, लेकिन ये बात ही नहीं आती। सफदर ने इतराफ कर लिया था कि धमकी अमीज कॉल महीन को उसी ने की थी। लड़की कौन है ये, बताओ मुझे। दादाजान अपनी जगह से खड़े हुए और बेख्तियार यहाँ से वहां टहलने लगे। उन्होंने सफेद शलवार कमीज पर भूरे रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। उनके बालों में चांदनी उतर आई थी। चेहरे पर मौजूद तराशीदा दाढ़ी भी अब चांदी के रंगों में रंग गई थी। उन्होंने अपनी आंखों में मौजूद गुस्से को सदर पर जमा कर पूछा था, वो इसी घर में पली बड़ी है? दादाजान ने अपने अबरू कटे। कौन? भला इतनी जुर्रत किसकी हो सकती है कि हमारा ही नमक खाकर हम पर नमक हरामी करे? दादाजान ने ऊंची आवाज में कहा तो सफदर बेख्तियार खड़ा हो गया। दादाजान, सलार साहब की बेटी, जो आपके ड्राइवर है और जो 20 साल से आपके साथ है, उन्हीं की बेटी महीन का कारनामा ये। सहाफ़ी है वो। मैंने उसे मना भी किया, खबरदार भी किया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा निडर है कि अपने फैसले पर डटी रही और आखिरकार ये न्यूज़ रिटर्न चलवा ही दी। सफदर ने चबा चबा कर दादाजान के सर पर हैरतों के पहाड़ तोड़े थे। उसकी इतनी जुर्रत। दादाजान की आंखों में खून उतर आया। जाओ, जाकर सलार को बुला कर लाओ कि अब एहसानात को चुकाने का वक्त आ गया है। घर की बच्ची इसलिए बीच की राह निकाल रहे हैं। ये चंद न्यूज़ बुलेटिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर इस पर मजीद काम होता रहा तो हमारी साख को नुकसान जरूर पहुंचेगा। उन्होंने बेख्तियार सफदर को सलार साहब को बुलाने का हुक्म दिया। सफदर अपनी जान के बच जाने पर शुक्र अदा करता हुआ सलार साहब के सामने जा पहुंचा। तुम्हारी बेटी के कारनामे हवेली के जहां से हमदानी तक पहुंच गए। अब अपनी खैर मनाओ, जाकर उनकी बात सुन लो। सफदर ने सलार अहमद का खौफ के मारे बुरा हाल कर दिया था। वो दौड़ते हुए जहाजेब हमदानी के कदमों में गिर गए। क्या हुआ है बाबा साई? हवेली के तमाम लोगों ने बाबा साई कहा करते थे, तुमने हमारी रोटी खाई है, हमारी छत के साए में रहे हो। सलार के हाथ बंधे हुए थे। जी जरूर, आपके एहसानात है। दादा ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बेटी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी खबर, ऐसा वक्त, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। उन्होंने रुख मोड़ कर सलार को देखा। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। सलार साहिब की पेशानी पर पसीना उभरा। हुजूर, बच्ची ना समझ है, मैं समझाऊंगा उसे। दादाजान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, उसे समझाना काफी नहीं, अब बंदोबस्त चाहिए। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। दादाजान ने फैसला कुन लहजे में ऐलान किया, इस खानदान में एक रिश्ता मौजूद है। अगर महीन इस घर की बहू बन जाए तो ये खबर भी दब जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहेगी। हमारी साख भी बेहतरीन हो जाएगी। सलार साहब की सांस अटक गई। बाबा सही, वो बड़ी दिखी है, वो अपनी मर्जी। मर्जी? दादा की आवाज में सर्द मेरी थी। मर्जी तब होती है जब एहसान ना हो। तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा इलाज, तुम्हारा घर, सब हमें याद है सलार। मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। ना किस केस बढ़ेगा, ना नौकरी जाएगी, ना बेटी बनाना जाएगी, बस शादी हो जाएगी। सुखी रहेगी वो हमारे खानदान में और हमारे खानदान का हिस्सा बनेगी। समझो, उसके लिए सहावत है। सलार साहब की आंखें नम हो गई। वो जानते थे कि ये तजवीज नहीं, हुक्म था। खामोशी से सर झुका गए।
दादा जान हवेली के लाल कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़े अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे शाहजेब हमदानी का इंतजार कर रहे थे। वो शाहजेब हमदानी जिसे उन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो महज 3 बरस का था जब उसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर गए। उन्होंने उसकी परवरिश की थी, उन्होंने उसे हर लम्हा सपोर्ट किया था, नौजवान होने तक। उसे सियासत से दूर रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। और अब वो वक्त आन पहुंचा था कि जब दादा जान शाहजेब से एक बहुत बड़ी कुर्बानी लेने वाले थे। इस बात से बेखबर अंदर कमरे में दाखिल हुआ और पुरजोश लहजे में उनके सामने आकर अपने हालात बताने लगा। दादा जान, मैंने बहुत सी लोकेशन देख रखी है, अब अगर फ्री है तो मेरे साथ चलिए। मैंने अपने बिजनेस का प्लान भी बना लिया है, बस अब कामयाबी की दुआ करें। वो मुस्कुराते उन्हें अपने मंसूबे बताने लगा, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। और हैरान होकर अपनी ये बाइब्रो इकट्ठी करके उनकी तरफ देखा। क्या मतलब दादा जान, आप कहना क्या चाहते हैं? उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तुम बैठो। उन्होंने उसे कंधों से थाम कर अपने सामने बिठाया, खुद भी उसके बराबर में बैठ गए। मैंने फैसला कर लिया शाहजेब, तुम सियासत में कदम रखोगे और मेरी जगह लोगे। हमदानी खानदान सियासत के बगैर कुछ भी नहीं है, इसमें दोबारा जान डालना तुम्हारा फर्ज है। शाहजेब एक झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सियासत में नहीं आ सकता, वो मेरा शौक ही नहीं है। मेरा शौक मेरा अपना बिजनेस है। मैंने इतने साल बैरून मुल्क में गुजारे हैं, ये सब कुछ जाहिर नहीं कर सकता। दादाजान ने मुस्कुराकर उसकी बात की नफी की। उनकी आंखों में ताकत का नशा था। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है सालार साहब की बेटी से। तुम्हारा निकाह करना है। उसे सहाफत में रहकर हमारी पीठ पीछे वार किया है। अगर हम चाहते तो उसका करियर खत्म कर देते, लेकिन नहीं, हमें अपनी धाक बिठानी है। उसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। शासी एक झटके से उन्हें देखकर नफी में सर हिलाने लगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप दूसरों की कुर्बानी मांग रहे हैं अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए? उसके लहजे में दुख ही दुख था। खबरदार। दादाजान ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। मेरा एक दस्तखत तुम्हें हर चीज से महरूम कर सकता है। मेरी जायदाद, मेरी सियासत, मेरा नाम, मेरा इक़्तिदार, ये सब कुछ मैं छीन सकता हूँ। इसके बगैर तुम क्या हो ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। सिफर, बिल्कुल सिफर। शाहजेब एक लम्हे के लिए दंग सा रह गया। शाह जहांजेब हमदानी ने आज उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। अब मुझे धमकी दे रहे हैं? उसकी आवाज में दुख ही दुख था। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सियासत कुर्बानी का नाम है और इक़्तिदार से ये खानदान है। खानदान से इक़्तिदार निकल जाए तो खानदान खानदान नहीं रहता। हमदानी खानदान को अगर बचाना चाहते हो तो मेरी ये बात मान लो। बेशक फिर तुम दूसरी शादी करते फिरना, अपना बिजनेस करते रहना, अपना करियर बनाते रहना, लेकिन इस वक्त मुझे दोबारा करवाने की जरूरत है। शाहजेब ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। एक लम्हे के लिए उसके सारे ख्वाब मिले मेत हो गए थे। वो ख्वाब जो उसने बैरून मुल्क रहकर देखे थे और अपने मुल्क वापस लौटते उसे पूरे करने का अज़्म लिए हुए था। तो ये आपका आखिरी फैसला है? वो बेख्तियार खड़ा हुआ और सीने पर बाजू लपेटकर अचरमी नजरों से उन्हें देखने लगा। बिल्कुल, कल तुम्हारा निकाह है, तैयार रहना। शाहजेब ने गहरी सांस भरी, खोया अपने अंदर भड़कने वाली आग को बुझाने की कोशिश में मसरूफ हो। ठीक है, ये कहकर वो वापस पलट गया था और ऐसा लगा था कि उसका जिस्म उसकी रूह का साथ ही वहीं छोड़ गया है। वो एक जिंदा लाश बनकर आगे बढ़ गया। दादाजान की सियासत की लालच ने उसे तोड़कर रेजा रेजा बिखेर दिया था। वो देर तक अपने कमरे में बैठी लैपटॉप के सामने डाटा ट्रांसफर करती रही। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। जी बाबा। वो उठी और दरवाजा खोला। उसके बाबा के चेहरे पर एक खौफ की दास्तान रकम थी। आज से कई महीने उन्हें इतनी खौफसदा नहीं देखा था। बाबा, और ठीक है, क्या हुआ है आपको? महीनों ने सहारा दिया और अंदर लेकर आए। उसके सामने बैठे और अपने दोनों हाथ जोड़कर रो पड़े। खत्म कर दो सब कुछ, बंद कर दो। हमारी मंजिल कभी नहीं थी। मैंने तुम्हें हर लम्हा हिफाजत करके लोगों से बचाया और अब तुम खुद खतरे में कूद रही हो। वहीन ने अचंपे से उनकी तरफ देखा और अगले लम्हे उन पर इंकशाफ हुआ कि हमदानी खानदान के जहाजेब हमदानी ने जरूर उसके वालिद को बुलाकर कुछ कहा है। बाबा, अब कहाँ गए थे? उसका अगला सवाल वाज़िह था। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने 20 साल उनके यहाँ मुलाजमत की, उन्होंने कभी हमें तंगी ना आने दी, हमेशा मुझ पर एहसान रखा, और तुम उनके खिलाफ जा रही हो।
ایک لمحے کے لیے مہین کے ہاتھ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں سے اٹھ گئے. بابا، آپ نے ہمیشہ مجھے سچ کا ساتھ دینے کی ترغیب دی ہے، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، سچ کا ساتھ نہ دوں، انہیں بے نقاب نہ کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. سالار صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا. اگر تم یہ سب نہیں کرو گی تو تمہاری جان خطرے میں ہے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک پیشکش رکھی ہے. اگر تم ایک بہتر زندگی چاہتی ہو تو سب کچھ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے اپنے پوتے شاذب ہمدانی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اور 2 دن بعد تمہاری شادی ہے. مہین کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر زوردار دھماکہ کر دیا ہو. پھر جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹی. یہ نہیں ہو سکتا بابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مہین کبھی جھکتی ہے نہ کبھی جھکے گی. میں انہیں بے نقاب کروں گی، لیکن اپنی عزت کی قیمت پر ہرگز نہیں. میں نہیں جھکوں گی بابا. وہ زاروں کی تار رو پڑی. آنسو برسات کی مانند بہنے لگے. تبھی سالار صاحب نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا. میری زندگی کتنی ہے، میں تو بس تمہاری خوشیاں چاہتا ہوں. میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں، ورنہ تمہارے بابا غم میں اس دنیا سے گزر جائیں گے. اگر تمہیں کچھ ہوا تو تمہارا خون کا بدلہ کون لے گا؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گا. مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو بیٹا. انہوں نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا. مہین تڑپ کر لگی. اس نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا اور پانی کا گلاس دیا. آپ کی صحت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے. تبھی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کیے اور دوڑ کر دروازہ کھلا تو سامنے شاذب ہمدانی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل کر پڑ گئے. تو اپنے دونوں گارڈز کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا. یہ حکم بھی اسے دادا نے ہی دیا تھا. تو آپ ہیں مہین سالار. اسے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. بالکل. مہین ذرا بھی نہ گھبرائی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا. تو پھر آپ نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی؟ وہ محفوظ ہوا. بالکل، میں شادی کروں گی، بلکہ میں آپ کے ساتھ سامنے سارے ثبوت بھی جلا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. مہین نے مسکرا کر کمرے سے لائی فائل کا انبار کو آگ لگا دی تھی. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. شاذب نے مسکرا کر تالیاں بجائی. مجھے آپ سے اسی قسم کی سمجھداری کی امید تھی. بہت سمجھدار ہیں آپ. اگر آپ سمجھدار نہ ہوتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی. شاذب نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی اور پھر بغیر رکے تیز تیز قدموں سے واپس لوٹ گیا تھا. مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹا. زندگی مختصر ہے، سے دوسروں کو بے نقاب کرنے میں ضائع نہ کرو، خاص طور پر اس وقت جب انصاف نام کی کوئی چیز نہ ہو. سالار صاحب نے مہین کا ماتھا چوما، لیکن مہین کے دل میں چکر چل رہے تھے. اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک آتی فضا میں گرا دی گئی ہے جو اسے پورے وجود کے ساتھ جلا کر بھسم کر رہا ہے. حویلی کا بڑا سا ہال روشنی سے چمک رہا تھا. اطراف میں کرسیاں لگائی گئی تھی اور بیچ میں لال قالین بچھا کر دلہا دلہن کے استقبال کا انتہائی خوبصورت انتظام کیا گیا تھا. ہال روشنی میں جگمگا رہا تھا. مہمان ہی مہمان تھے. ہر کوئی مہین سالار کی قسمت پر نازا تھا. لڑکیاں آپس میں کھڑی اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی. اچانک ہال کی لائٹس بند ہوئی اور تمام نظریں مہین اور شاذب پر پڑی. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے. مہین نے سرخ اور سنہری رنگ کا کامدار جوڑا زیبتن کیا تھا. وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خاموش طوفان برپا تھا. شاذب نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دونوں کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نظر تک نہ اٹھا کر دیکھا. شاذب سٹائلش سی شیروانی پہنے مہمانوں کے سامنے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ رہا تھا. بالآخر وہ دونوں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے ایجاب و قبول کے دوران قبول کر چکے تھے. اسی دوران ان دونوں کی نظریں ملی. شاذب ہمدانی کی آنکھوں میں نفرت ابھری. یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس کے تمام خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا. وہیں ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور آنے والی زندگی کے حوالے سے بے شمار اندیشے تھے. اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے، لیکن اس نے چپک کر انہیں پیچھے دھکیل دیا اور مسکرا کر کیمرے کی طرف دیکھا. ان دونوں کی بھرپور مسکراہٹ نے تصویر کیمرے میں قید کر دی. لیکن کون جانتا تھا کہ شادی ایک مجبوری، خواہشات کی قید تھی اور قسمت کو بدلنے کی ایک ناکام کوشش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مہین کو رخصتی کی بات کمرے میں پہنچا دیا گیا. اس نے بس ایک خاموش نظر اپنے والد صاحب پر ڈالی، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کر کے مضبوط رہنے کی دعا دی اور واپس پلٹ گئے. مہین کی تو دنیا ہی لٹ گئی.
लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो कमरे में दाखिल हुई, हर चीज जैसे उसका मजाक उड़ाने लगी। कमरा बिल्कुल सादा था, कोई सजावट, कोई खुशी नहीं झलकी थी। झलकती भी कैसे? ये शादी महज एक जबरदस्ती की शादी थी, दिखावे की शादी थी। उसने अपने भारी लहंगे को समेट कर बेड पर बैठने की कोशिश की कि कमरे का दरवाजा दहाड़ की आवाज से खुला, और उसकी निगाहें शाहजेब से मेरी जो खूनख्वार निगाहों से उसे कमरे के बीच में खड़ा देखकर घूर रहा था। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलता उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उठो और जाकर कपड़े बदलो। ये शादी कोई आम शादी नहीं है जो तुम्हें सारी रस्में पूरी करनी होगी, समझी तुम? गुस्से से दहाड़ा तो महीन के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, शादी महज दिखावे की शादी है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे दादा की जिद की वजह से हूँ, समझे तुम? महीन ने भी उंगली उठाकर शाहजेब को उसकी औकात याद दिलाई। शाहजेब का दिमाग भग से उड़ा। वो आगे बढ़ा और उसे कंधों से थामकर उसने जोर से झंझोड़ा कर महीन ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। लेकिन अगले ही पल वो संभल कर सीधी और एक झटके से उसका बाजू अपने हाथ से हटाया। तुम तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पैसे की हवस ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अगर तुम अपने वादे की इतनी सच्ची थी तो क्यों ना दूसरे सबूत हमारे खिलाफ लाए और इसे सरेआम सबके सामने फैलाया? क्योंकि तुम्हें तो एक पढ़ा लिखा अमीर दौलतमंद शख्स मिल गया ना, तो फिर तुम्हें क्या ही जरूरत थी कि तुम अपनी जान को खतरे में डालो? ऐसी ही बात है ना? चंद में महीन को उसकी बात समझने में लगे। अगले लम्हे वो खुला खिलखिला कर हंस पड़े। चलो, मैं तो दौलत के नशे में या धोखे में आ गई, लेकिन तुमने किस वजह से इनकार ना किया? सियासत की सीट चली जाती या फिर दौलत से आग कर दिया जाता? उसे चिढ़ाने लगी। शाहजेब ने सबसे अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल चाहा कि उस लड़की का मुंह तोड़ दे। महीन धीरे धीरे चलती उसके सामने आकर खड़ी हुई और सीने पर बाजू लपेट कर गहरी नजरों से उसे नजरें मिलाई। ये याद रखना महीन, अगर हार माननी है तो उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद है, और कभी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगी। मेरे बाप को जिस तरह खून के आंसू रुलाया गया मुझे मजबूर करवाने के लिए, उनकी सेहत का तक को ना बख्शा गया। मैं एक एक बदला लूंगी, मैं सारे सबूत इकट्ठे करूंगी और तुम दोनों दादा पोते को जेल की सलाखों के पीछे बंद करूंगी। मैं किसी के बाप से किसी के दादा से नहीं डरती। जो करना है कर ले, मुझे रोकना है तो रोक ले, मैं नहीं रुकने वाली, समझे? शाहजेब उसकी बेखौफी देखता रह गया। उसने अपना दुपट्टा उतारकर वहीं बैग पर पटका, अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग पर रखी और लहंगे को समेटकर वॉशरूम की जाने पड़ गई। सूरज की रोशनी सुबह छनकर उसकी आंखों पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरा खाली था, वहां कोई मौजूद नहीं था। एक पल के लिए कल रात के सारे मनाजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो सोफे से उठी और भी अंगड़ाई ली थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और फौरन से पड़ गई। अपना दुपट्टा उठाकर सीने पर फैला लिया। सामने खड़े शाहजेब हमदानी ने उसका हुस्न भरपूर वजूद देखकर नजरें चुराई थी। तैयार हो जाओ, उछल पड़ी। क्या कहा? उससे दोबारा उससे पूछा। मैंने कहा तैयार हो जाओ, फार्म हाउस के लिए निकल रहा है। मैं अपनी बात एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं करता, अब सवाल की बौछार मत करा। यह सुनकर महीन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली, बल्कि गहरी नजरों से उसे देखते हुए दूसरा सवाल पूछा। और ये हम किस खुशी में जा रहे हैं? शाहजेब का दिमाग भग से उड़ा। उसे भरपूर गुस्से ने घेर लिया। वो आगे बढ़ा और उसे कमर से खींचकर अपने खुद से करीब किया और उसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़ा। मुझे सवाल करने वालों से सख्त नफरत है। महीन ने झटके से उसका हाथ हटाया और सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। और मुझे जवाब गोल मोल करने वालों से सख्त नफरत है। वो आंखें सुकीड़े उसकी आंखों में झांकने लगी। शाहजेब ने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ हटाया और रुख फेर लिया। तुम्हारे पास 10 मिनट है, अपना जोर इस्तेमाल लेना, न जाने कितने दिन लग जाए। उसकी आवाज में अजीब सा मलाल था, शायद ये भी दादा जान का हुक्म था। महीन बुड़बुड़ाई और अपनी पैकिंग करने लगी। 10 मिनट के अंदर वो तैयार होकर नीचे आई तो वो गाड़ी में गोया उसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पे बेपनाह उदासी फैली हुई थी। महीन को देखकर गुस्से ने दोबारा से उसे जन्म लिया और वो गाड़ी उसके बैठते ही जन से भगा कर ले गया। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। फार्म हाउस के सामने गाड़ी रुकते ही वो तेजी से बाहर निकला और उसका हाथ थमा। यहाँ अपनी होशियारी दिखाने की हरगिज भी कोशिश मत करना, समझे तो, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। उसने उंगली उठाकर गोया उसे वार्निंग दी।
महीन ने सर झुकाकर आगे बढ़ गई। शाहज़ेब उसे वहां छोड़कर ना जाने कहाँ की सैर को निकल गया। क्या पता ये फार्म हाउस भी अपने अंदर बहुत से राज लिए हुए। महीन तो शाम होने तक बुरी तरह उगता चुकी थी। फार्म हाउस का दराफ्त करने के लिए निकल पड़ी। उसके कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में लकड़ी का दरवाजा और उस पर बड़ा ताला उसकी सोच की गिरहें खोलने लगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। दरवाजा उसने कैसे खोला वो अलग कहानी थी। उसे बड़ी महारत से अपने बालपन से ताले को खोला था। अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जैसे खजाना मौजूद था। कोई एक मुकम्मल कंट्रोल्ड कमरा हो, वो अब उसकी शादी से पहले तक इस्तेमाल किया जा रहा था। वो हैरान होती लैपटॉप के आगे बैठी और उसे जैसे तैसे करके बुलाकर खोल ही लिया। शायद ये शाहजेब की स्टडी थी। लैपटॉप में मौजूद फाइलों का एक अंबार था जिसे देखने के बाद उसकी होश उड़ गया। ये सब क्या है? बेइंतहा बेशबहा खजाना उसके हाथ लगा था। सबूतों का एक पूरा वजूद जो उस लैपटॉप के अंदर दफन था। उसे जल्दी से अपनी यूएसबी अपने कमरे से ढूंढ निकाली और फौरन से लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके डाटा कॉपी करने लगी। 50%, 60%, फिर 90%। उसे शाहजेब की आवाज सुनाई दी। उसे गोया पूरे फार्म हाउस में ढूंढ रहा था। एक लम्हे के लिए उसका दिल कांपा, हाथ लड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। जैसे ही 100% पर क्लिक हुआ, कमरे का दरवाजा खुला और शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गई। उसे लैपटॉप बंद करते हुए महीन को रंगे हाथों पकड़ लिया था। तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा है कि तुम हम सब के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रही हो? वो दहाड़ा और आगे बढ़कर उसका बाजू पूरी ताकत से थामा कि उसकी फौलादी उंगलियां उसके बाजू में घुसती चली गई। महीन की आंखों में आंसू चमक उठे। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की। मेरा असल मकसद अब भी वही है, हमदानी खानदान को दुनिया के सामने बेनकाब करना। उसके लिए मैं हर हद गुजरने के लिए तैयार हूँ। माहिन गर्जी थी। चंद में के लिए शाहजेब उसकी आंखों में बेखौफी देखकर खुद खौफ का शिकार हुआ। तुम्हें कह रहा हूँ, तुम बुरी फंसोगी। उसने उसके बाल अपनी हाथों में जकड़ कर कहा। तो महीन मुस्कुराई। अब क्या फंसना, अब तो फंसी गई, जिंदगी तक बर्बाद कर डाली। अब अगर मकसद से पीछे हटूं तो मुझसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं होगा। इससे पहले कि शाहजेब हमदानी से कोई जवाब देता, फिजा गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। महीन एकदम डरी और अगली पल उसके सीने से जा लगी। उसे उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर आंखें बंद कर ली और जारों की तारों पड़ी। ये क्या हो रहा है? वो तड़प उठी। जहां से हमदानी ने कड़ी नजरों से उस पर जमाई थी, जहां आंसू चमक रहे थे। बस इतनी सी बहादुरी है क्या? कहाँ हमदानी खानदान को बेनकाब करने का जुनून है, और अब कहाँ एक गोली से डर गई। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला तो महीन जैसे गहरे ख्वाब से जागी उससे दूर हुई। मैं नहीं डरती। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, गोलियों की बौछार में मजीद तेजी आई तो शाहजेब हमदानी भी ठटक कर आगे बढ़ा। आप आप कहाँ जा रहे हैं? रुक जाए। महीन ने अपनी रूह में आकर उसे रोकने की कोशिश की तो पलट कर उसे गौर से देखने लगा। तभी अचानक वहां शीशे की खिड़की से गोलियां टकराकर वापस गई थी। शीशे में सुराख हो गया। शाहजेब ने अगली पल आगे बढ़कर महीन का हाथ थामा। चलो यहाँ से। उसने महीन को तकरीबन अपने साथ दौड़ते हुए कॉल मिलाई थी। कहाँ मर गए थे? ये गोलियों की आवाज कैसी थी? अगले पल वो हैरान हुआ। क्या मुखालफी ने हमला कर दिया? उसने सहमी हुई नजरों से माहिन की तरफ देखा। अब क्या होगा? वो बुड़बुड़ाई। हमें उन्हें उलझाना होगा, लेकिन कैसे? शाहजेब बुखलाने लगा। उसे महीन की फिक्र हो रही थी। अकेला होता तो कहीं से भी निकल जाता, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? पहली बार उसे महीन की फिक्र हुई। गोली की आवाज अब बहुत करीब से आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो घर के अंदर घुस आए हैं। महीन ने गहरी सांस भरी। शाहजेब हमदानी ने अब तक उसका हाथ थामा था। अलार्म, अलार्म कहा है? फायर अलार्म। उसने शाहजेब की वजाहत तल्ख नजरों को देखते अपने लफ्जों पर जोर दिया। उस तरफ। जवाब सुनकर महीन उसका हाथ छुड़ाकर आगे आई। दौड़ते उसने फायर अलार्म बजाया। सायरन बजने लगा। फार्म हाउस में जैसे खुलबुली मच गई। बहुत से लोगों की बुलंद आवाजें सुनाई लगी। हमारे पास यही मुख्तसर वक्त है। जैसे ये बंद होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शासन ने अगले ही लम्हे देर किए बगैर वहीम को अपने बाजू के घेरे में लेकर कदम आगे बढ़ा दिए। ये फार्म हाउस का पिछला रास्ता है। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक गोली उन दोनों के बीच से गुजरकर लकड़ी के दरवाजे में पिवस्त हो गई। शासिब ने फौरन से पीछे पलट कर देखा और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। सामने खड़े नकाबपोश शख्स ने
शासिब का निशाना बनाया, लेकिन वो निशाना शासिब के ढूंढने से चूक गया। गोली उसके सर की बजाय उसके कंधे में लगी। शासिब! महीन की चीख बुलंद हुई। शासिब को जख्मी हालत में देखना महीन के लिए बहुत तकलीफदार था। ये क्या हो गया? वो फौरन से आ गई। आपको आपको तो गोली लग गई है। उसकी आवाज भर आ गई। शासिब ने कर्ब से अपनी आंखें मींची और अपना दूसरा हाथ बाजू पर रखकर खून को बहने से रोका। हमारे पास वक्त नहीं है माही, चलो भागो, निकलो। वो लंगड़ा कर दौड़ता हुआ महीन के हमरा जंगल के रास्ते फरार होने लगा। आप ठीक नहीं है, हमें यही रुक जाते हैं। महीन रो पड़े। महीन, मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ से हर हाल में निकलना है, वरना हम उनका निशाना बन जाएंगे। ये मुखालिफ पार्टी के लोग हैं जो मुझे मरवाना चाहते हैं। उखड़ती हुई सांसों के दरमियान उसकी बात सुनी और फिर वो दोनों दौड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ निकल गए। शासक के कदम अब मजीद चलने से इनकारी हो गए। वो वहीं खड़ा होकर गिर गया। खून काफी बह चुका था और उस पर नीम आलूदगी सी होने लगी थी। वहीं जो दौड़ते हुए आगे बढ़ गई थी, उसे शाजिब के कराने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और फौरन से दौड़कर उसके पास आई। आप ठीक है ना? उसके लहजे में बेतहाशा फिक्र मौजूद थी। नहीं। शाजिब की सांस उखड़ने लगी। यहाँ से कुछ फासले पर एक गांव शुरू होता है। ये कहकर वो बेहोश हो गया। वहीं इनकी जान पर मरना ही। शासिब! शासिब प्लीज आंखें खोले। उसने उसका सर गोद में रखा और अपने पास मौजूद पानी की बोतल से उसके मुंह पर छींटे मारे। ये तो ठंडे पड़ रहे हैं। शासिब का पूरा जिस्म सर्द पड़ रहा था। हेल्प! हेल्प! वो चिल्लाने लगी, लेकिन उस वीराने में कौन उसकी मदद का था। अगले पल उसने एक फैसला किया। उसे शासिब का पूरा वजन खुद पर डालने की कोशिश की और कंधों के सहारे लेकर आगे चलने लगी। दर्द की एक लहर उसके पूरे वजूद में उठी। चल चल कर उसके पांव जैसे शल से हो गए। लेकिन अचानक ही उसे अपनी मजाजी खुदा को बचाना था। उसने उस पर फर्ज कर लिया था। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह चलते रहने के बाद उसे सामने एक कच्चा मकान नजर आया। उसने गहरी सांस भरी। शुक्र है। उसे शासिब को वहीं लिटाया और दरवाजा खटखटाने लगी। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। तुम कौन हो बेटा? उन्होंने हमदर्दी से पूछा। मैं मैं अपने जख्मी शौहर को लाई हूँ। इन्हें गोली लगी है, खून बहुत बह गया है। वो फूले तनफ्फुस के दरमियान बोली। जहाँ कोई इलाज करता है? वो रो पड़ी। बेटा, तुम रो नहीं, हौसला करो। यहाँ 2 घर छोड़कर एक हकीम रहता है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ, शायद वो जख्म का कोई इलाज कर सके, लेकिन इलाज वक्ती हो। औरत ने इसे दिलासा दिया और वो खामोश हुई। औरत ने अपने मर्द के साथ मिलकर शाहजेब को अंदर कमरे में लेटाया। शाहजेब प्लीज होश में आओ। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में मसल कर उसे होश दिलाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें सूज गई थी। दिल में खौफ सा बैठ गया था और नाक बेतहाशा रोने से सुर्ख हो रही थी। तभी कमरे में हकीम दाखिल हुआ। उसे अच्छे से शाहजेब के जख्म को मुआयना किया। ऑपरेशन की फौरी जरूरत है। हमें वक्ती तौर पर एक लैप लगा देता है, लेकिन खून रुक जाएगा और इन्हें आराम आ जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करवाना जरूरी है। वहीम ने सर हिलाकर हकीम की सारी हदायत सुनी। वो सारी रात अकेले कमरे में उसके साथ जागती रही, यहाँ तक कि वो बैठे बैठे सर झुकाकर उसके कंधे पर सर रखकर कब नींद की वादियों में खो गई, उसे खुद भी पता ना चला। रात की पिछली पहर शाहजेब की आंख खुली। उसे मूंदी मूंदी निगाहों से इतराफ में देखा और जैसे ही अपने सर को उठाकर अपने दाएं तरफ देखा तो हैरान रह गया। महीन उसके कंधे पर सर झुकाए सो रही थी। माही, उठो, हम कहाँ हैं? उसे उसका चेहरा तपतपाया। वो झटके से उठ बैठी। आप ठीक हो ना? दर्द तो नहीं हो रहा? पानी चाहिए आपको? ठीक है ना, बताए ना प्लीज। वो रुहासी होते हुए बोली तो शाहजेब उसे देखता चला गया। ये कहते उसकी आवाज टूट गई और आंसू बेकाबू होकर उसके रुखसार पर बहने लगे। शाहजेब ने पहली बार उसे इस तरह देखा था। मजबूत, निडर, तलख लहजे वाली माही। उससे वे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में वो दुख था जो सिर्फ किसी और के लिए था। उसने कमजोर सा हाथ उठाया और गैर इरादी तौर पर उसके गाल पर बहते आंसू पोंछ दिए। मैं मर नहीं गया हूँ। उसकी आवाज भारी थी। इतना रो क्यों रही हो? रहीम ने अपना चेहरा झुका लिया, मगर आंसू रुके नहीं। मैंने सोचा अगर आपको कुछ हो गया तो शायद मैं खुद को माफ ना कर पाऊंगी। ये जुमला शाहजेब के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगा। उसकी अना, उसकी सख्ती, उसका गुरूर सब पहली बार लड़ गए। वो जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, उस समय अंदर से टूट रहा था। वो सीधा होकर बैठ गया। महीन ने उसके जिस्म को गर्मी पहुंचाने के लिए आग भी जलाई। आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी।
महीन, उसने आहिस्ता से पुकारा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। महीन ने खामोशी से अपना बैग खोला। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने कुछ फाइल्स और दस्तावेजात निकाल कर उसके सामने रख दी। जानती हो, ये वक्त इन बातों का नहीं, लेकिन फिर भी ये देखो। उसे धीमी मगर वाज़ेह आवाज में कहा, ये वो सबूत है जो तुम्हारे खानदान के जुल्म की दास्तान सुनाते हैं। जमीनों पर कब्जे, झूठे मुकदमात, लोगों की बर्बादी, सब कुछ। शाजिब के हाथ कांपने लगे। उसने एक एक कागज देखा, हर लफ्ज, हर दस्तावेज उसके सीने में तीर बनकर उतर रहा था। ये वो विरासत थी जिस पर वो हमेशा फख्र करता आया था। ये ये सब। उसकी आवाज रुक गई। ये हमारा नाम है। वही ने सर हिला दिया। हाँ, यही सच है जिससे मैं तुम्हें नफरत के काबिल लगती हूँ। शासिब ने कागजात जमीन पर रख दिए। उसकी नजरें झुक गई। पहली बार उसे अपने खानदानी विरासत पर फख्र नहीं, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आग की लपेटें अब भी जल रही थी, मगर शासिब के अंदर जो गुरूर बरसों से दहक रहा था वो आज बुझ चुका था। सुबह का उजाला फैल रहा था। शाजिब की हालत नाजुक थी। बुखार ने उसके जिस्म के और चेहरे का रंग बदल दिया था। सांस भारी थी। हमें फौरन शहर जाना होगा, महीन ने फैसला कुन लहजे में उससे कहा और फिर से सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। ड्राइवर को दादा ने भेजा था। उसे उतारकर खुद वो ड्राइविंग सीट संभाल ली। कच्ची सड़क पर गाड़ी हिचकोले खा रही थी। गिरदो गुबार के बादल उठ रहे थे, मगर महीन की नजरें सड़क पर जमी थी। एक हाथ स्ट्रिंग पर, दूसरा कभी कभार शासिब की तरफ पड़ता। उसका माथा छूकर वो बुखार चेक करती, पानी का घूंट लेती। शाहजेब नीम बेहोशी में उसे देख रहा था। वही महीन जिसे वो कभी सख्त, जिद्दी और खुदगर समझता था, आज उसकी जिंदगी की डोर थामे बैठी थी। शहर पहुंचती वो उसे सीधा अस्पताल ले गई। इमरजेंसी दवाएं, टेस्ट, हर मरहले पर महीन एक लंबे के लिए उसके पास से नहीं हटी। डॉक्टर की हदायत उसकी जहन नशी कर ली। फाइल खुद संभाली और वक्त पे पहले डिस्चार्ज करवाकर उसे घर ले आई। शाम तक शाहजेब की हालत कुछ बेहतर हो चुकी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। आइन किचन में खड़ी चूल्हे पर हांडी रखी, चम्मच हिलाते हुए सूप बना रही थी और वक्फे वक्फे से घड़ी देखती। दवाई का वक्त था। सिटरे में सूप रखा, साथ दवाई और पानी का गिलास भी सजा लिया और कमरे में आ गई। ये पीने, फिर दवाई भी लेती है। उसे बेख्तियार बेइंतहा नरमी से कहा, डॉक्टर ने कहा गर्म सूप जरूरी है। शाहजेब चंद में बिस्तर पर लेटा उसे देखता रहा, फिर सूप का प्याला खामोशी से पी गया। उसकी आंखों में तशक्कुर था। अभी दवाई पी ले, फिर दवाई 8 बजे, फिर 12 बजे। वहीं ने संजीदगी से कहकर फोन में अलार्म लगाया। उसे लंबे दरवाजा खुला, दादा अंदर दाखिल हुए। छड़ी के सहारे चलते उनकी तेज मगर तजर्बा कार निगाहें सबसे पहले शाहजेब पर पड़ी, मगर महीन पर जो उसके करीब खड़ी उसके तकिए दुरुस्त कर रही थी। तबीयत कैसी है? दादा ने पूछा। अब बेहतर है, शाहजेब ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में नरमी थी। दादा की निगाह महीन के हाथों पर ठहर गई। वो लाशौरी तौर पर शाहजेब के करीब खड़ी उसके बाजू पर हाथ रखे उसकी बात गौर से सुन रही थी। वो लम्स, वो गुर्बत, ये सब उसके लिए गैर मुतवक्का था। एक लम्हे को ठटक गए। ये वो मंजर था जिसकी उन्हें तवक्का थी। दादा ने मुखालिफ गिरोह को सबक सिखाने पर जोर दिया, मगर सोच कहीं और थी। उनकी आंखों में शक की एक लहर उभरी और चंद रस्मी बातों के बाद मुड़ गए। कमरे से निकलते उन्होंने अपने पुराने मुलाजिम को करीब बुलाया। उन दोनों पर नजर रखो। उनकी आवाज भी सर्द में रही थी, खासतौर पर महीन पर। मुझे ये बात की खबर चाहिए। महीन ने सर झुका लिया। कमरे के अंदर महीन शाहजेब के कंबल की शिकने दुरुस्त कर रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया। तवाजुन बिगड़ा, अगले लम्हे वो उस पर आ गिरी। एक लम्हे के लिए दोनों की सांसें रुक गई। शाहजेब ने फौरन उसकी कमर से उसे थाम लिया। इतनी क्यों फिक्र कर रही हो मेरी? उसकी आवाज में हैरत भी थी और नरमी भी। महीन के गाल सुर्ख हो गए। उसने नजरें झुका ली, खुद को फौरन संभाला और उससे अलग हुई। मैं बस इंसानियत के नाते, उसे हकलाते हुए कहा और तेजी से सोफे की जानिब आकर लेट गई। चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शाहजेब उसे देखता रहा। दिल में एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने उसे पुकारा, महीन इधर आओ, बैठो मेरे पास। वो चौंकी मगर उठकर करीब आ गई। शाहजेब ने तकिए के नीचे से एक छोटी सी यूएसबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो सारे सबूत जो तुमने इकट्ठे किए और बाकी के सारे सबूत इस सब में मौजूद है, मुकम्मल। महीन की आंखें हैरत से फैल गई। ये कोई नई चाल तो नहीं? शाहजेब ने सीधा होकर उसकी आंखों में झांका। भरोसा करो, मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। चंद में खामोशी की नजर हो गया। फिर महीन ने
ड्राइव थाम ली। उसकी आंखों में यकीन उतर आया। शुक्रिया शहजाद, मैं पहली बार वाकई आप पर यकीन कर रही हूँ। कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ा मुलाजिम सब सुन चुका था। वो तेजी से पलटा और वो दबे कदम वहां से निकल गया। कुछ देर के बाद वो दादा के सामने था। बाबा साईं, मैं इनके पास अब सारे सबूत हैं, शाजिब ने खुद दिए हैं। दादा की आंखों में एक सर्द चमक उभरी। तो वक्त आ गया है। वो पुरसोच निगाहों से खला को घूरने लगे। अगली सुबह वहीन को एक फैसला सुनाया जाने वाला था, मगर इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं जाने वाली थी। दादा ने सुबह के वक्त महीन को अपने कमरे में बुलाया। उनका लहजा बज़ाहिर नर्म था, मगर आंखों में वही सर्द महक थी। महीन बेटी, शाजिब के डॉक्टर से जरा मिल लो, उसकी रिपोर्ट्स पर कुछ बात करनी है। बेहतर है खुद जाकर सुन लो। महीन को एक लम्हे के लिए अजीब सा एहसास हुआ, मगर उसने शक जाहिर न किया। जी, मैं भी चली जाती हूँ, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। ड्राइवर पहले ही गाड़ी में मौजूद था। शहर की सड़कें पीछे रह गई। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता वीरान होने लगा। आबादी खत्म हुई तो दरख्त गने शुरू हुए। फिजा बोझल महसूस हुई। ये रास्ता तो अस्पताल का नहीं। वहीं ने चौंक कर ड्राइवर से कहा। जवाब में गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। अगले लम्हे गाड़ी एक पुराने अंधेरे मकान के सामने रुक गई। दरवाजा खुला और किसी ने सख्त हाथों से उसे बाहर खींचा। इससे पहले कि वो चीख पाती, दरवाजा बंद हो गया और गहरे अंधेरे में वो डूब गई थी। रहीम तो सुबह सवेरे उसे नाश्ता दे दिया करती थी। अब जो वो कमरे से निकली तो वापस ही नहीं आई। वहीं शाजिब ने आहिस्ता से उसे आवाज दी। वहीं कोई जवाब न आया। उसे दोबारा पुकारा। इस बार कदरे ऊंची आवाज में पुकारा, मगर कमरे में सिर्फ खामोशी की ही गूंज थी। बेड सलीके से दुरुस्त था। सोफा खाली था। खिड़की के पर्दे झूके थू थे। उसके दिल के अंदर एक अनजानी सी घबराहट ने सर उठाया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर खड़े मुलाजिम से पूछा, वहीं कहाँ है? मुलाजिम ने नजरें झुका ली। मुझे नहीं इलम साहब। ये जवाब शाजिब के दिल पर चोट बनकर लगा। वो तेजी से राहदारी से निकला। उसी लम्हे सामने से दादाजान आते दिखाई दिए। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। किसे ढूंढ रहे हो? दादा ने नरमी से पूछा। शाजिब रुक गया। महीन सुबह के बाद कमरे में नहीं आई। दादा की मुस्कुराहट जरा गहरी हुई। ओह वो, लड़का कफ किया। फिर आहिस्ता मगर कहाड़ता नजरों से उसकी तरफ देखा। वो तुम्हें तब तक नजर नहीं आएगी जब तक तुम ये ना कहो कि सारे सबूत मिटा दिए गए। ये अल्फाज शाजिब के कानों में जहर की तरह उतरे। वो शशा रह गया। आपने क्या किया है उसके साथ? उसकी आवाज लड़क गई। आंखें फैल गई। दादा ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। फैसला तुम्हारे हाथ में है, खानदान की इज्जत या वो लड़की। शाजिब शशा रह गया। जिसम जैसे साकित हो गया। दिल में एक ही नाम गुंज रहा था। वो समझ चुका था ये धमकी नहीं थी, ये जंग का ऐलान था। और इस जंग में अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आपने उसे कहाँ रखा है? वो गराया। जहां तुम्हारी जिद तुम्हें ले आई है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये जिद नहीं है, सच है। और आप सच से डर रहे हैं। दादा ने कड़ी नजरों से उसे देखा। सच? खानदान की इज्जत से बड़ा कोई सच नहीं होता। शासिब ने गहरी सांस भरी। इज्जत जुल्म छुपाकर नहीं बचाई जाती। उन्होंने खुद से इसकी बात काटी। तुम फैसला कर लो, या तो सबूत मिटा दो या फिर महीन को हमेशा के लिए भूल जाओ। शाहजेब की उस शाहजेब गुस्से से आगे बढ़ा। मैं ना सच मिटाऊंगा ना महीन को छोड़ूंगा। दादा ने उसके अज़्म को गौर से देखा। फिर इंजाम के लिए तैयार रहो। लेकिन उसकी बात सुने बगैर बाहर निकला। गाड़ी में बैठा। शाहजेब ने स्ट्रिंग पर गिरफ्त मजबूत की। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी, मगर उसके दिल में बरसों की खामोशी टूट गई थी। मीडिया हाउस के सामने गाड़ी रुकी तो उसने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद से आखिरी बार अहद करा। फिर अंदर कदम रखे। अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया अभी। उसकी आवाज में हुक्म था। कुछ ही देर में हॉल कैमरों और रोशनियों से भर गया। मीडिया के सामने खड़ा शासिब एक लम्हे को रुका, फिर बोलना शुरू हुआ। मैं आज अपने खानदान के खिलाफ सच बयान कर रहा हूँ। हमदानी खानदान पर जो भी इल्जामात हैं वो सच है। एक एक करके उस सब कहता गया। जमीनों पर कब्जे, झूठे मुकदमात, ब्लैकमेलिंग, दबाई गई आवाजें और वो नाम जो बरसों से खौफ की अलामत थे। उसने सबूत मेज पर रखे। फाइलें खोली। ये सब मेरे दादा की सरपरस्ती में हुआ और मैं इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं हमदानी खानदान की सियासत के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मेरी जहाँ सिर्फ हमदानी से एक रिक्वेस्ट है कि वो भी सरेंडर करते हैं और मेरी बीवी को आज़ाद करते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। बाहर पुलिस हरकत में आ चुकी थी। चंद घंटों बाद एक बड़े दरवाजे के बाहर हजूम था।
पुलिस दादा को हथकड़ियां लगाकर बाहर ला रही थी। वो वही शख्स था जिसके नाम से लोग कांपते थे, मगर आज आज उसकी कमर झुकी हुई थी। शाहसेब सामने खड़ा था। दादा ने उसे देखा। आंखों में पहली बार बेबसी थी। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा शाहसेब। उनकी आवाज में गुस्सा और शिकस्त थी। काश आप खुद पर रहम और तरस खा लेते। दादा की नजरें चुपकी और पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ गई। एक अहद का खात्मा हो चुका था। वो मीडिया हाउस से बाहर निकला तो महीन उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में गहरी रोशनी थी। शाहजेब जैसे उसके पास आया, कैमरे फिर रोशन हो गए, मगर उसने किसी तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ महीन पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। तुमने सच का साथ दिया, सबूत जानकर भी। वो मुस्कुराती हुई शाहजेब भी मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कुराहट जो बरसों बाद आई। सच का साथ देना आसान नहीं होता, अगर तुमने मुझे सिखाया कि जरूरी क्या है। महीन ने एक लम्हा तकफ किया। अब कोई खौफ नहीं है ना? वो चंद कदम आ गए। अब नहीं, उसने आहिस्ता से कहा। अब सिर्फ तुम, मैं और एक नई शुरुआत। इस बार शाहजेब ने उसे खुद में पींच लिया था, खुद उसे गले लगाया। हुजूम, कैमरे, शोर सब पीछे रह गया। ये कहानी इक़्तिदार की नहीं थी, ये सच, हौसले और मोहब्बत की फतह थी। एक हफ्ते बाद उनका शानदार वलीमा मुनाकिद किया गया। शाहजेब हमदानी जेल की सलाखों के पीछे थे, शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने शाहजेब को अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजारने की नवीद सुना दी थी। वलीमे की गहमा गहमी से फारिग होकर महीन अपने कमरे में यार बेहद थक गई थी। उसे गुलाबी और आसमानी रंग की इम्तजाज की प्यारी सी मैक्सी पहन रखी थी। उसे सबसे पहले अपना दुपट्टा एक तरफ रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने कानों की झुमकों के बाद अपना हार उतारने लगी। शाहजेब ने नरमी से उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया। वो बेपनाह मुस्कुराई थी। वो जानती थी कि ये गिरफ्त शाहजेब की ही हो सकती है, नरमी और एहतराम से भरपूर। बलाखिर जिंदगी के बड़े बुरे तरीन दिन गुजर गए। उसने उसके बालों को छीलकर कानों के पीछे किया और मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया। अब नई जिंदगी की शुरुआत है। उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर बिठाया, उसके हाथों को चूम कर बोला, जानती हूँ कि नई शुरुआत है, लेकिन क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगे? महीन के लहजे में खौफ देखकर शाहजेब ने उसे गहरी नजरों से देखा। हमेशा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाने की कसम खा ली है, अब इससे पीछे नहीं हटने वाला। ये कहकर उसने महीन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। उसके कानों में सरगोशी करने लगी तो शाहजेब ने मुस्कुराते उसके दोनों गालों को चूमा और मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। वो भी उसी के अंदाज में बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिंदगी की ये नई शुरुआत उन दोनों को बहुत भली मालूम हो रही थी। उन दोनों ने उसी तरह आगे भी जिंदगी में हसीन रातों को खुशामदीद कहने के लिए अपनी प्यारी खूबसूरत रात का आगाज कर दिया था।